Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now you welcome again in our online class. क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है. In revision class, we discuss about our lesson भाषा और व्याकरण and वर्ण, या ये कहें वर्णमाला और लिपि. उच्चारण, उसकी वर्तनी क्या होती है, वो सब हम वर्ण वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस अबाउट शब्द और वाक्य. अपना जो अगला टॉपिक है कौन सा है? शब्द और वाक्य. इसको आज हम डिस्कस करते हैं. शब्द और वाक्य, ये जो टॉपिक है हमारा शब्द और वाक्य, इसे पढ़ना है हमें. इसमें क्या कुछ दिया हुआ है, जिस तरह से हमने इन प्रीवियस लेसन वी डिस्कस वर्ण. प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कस किया किसको? वर्णों को, कि वर्ण क्या होते हैं. तो वर्ण क्या होते हैं? ये हमारे क्या थे? वर्ण. क्या थे ये? वर्ण. इसी तरह से यदि हम इनको जोड़ दें, यदि हम इन शब्दों को जोड़ दें तो ये क्या बन जाते हैं? शब्द. ठीक है. मान लो मैंने इस शब्द को इन वर्णों को जोड़ा मैंने, तो ये क्या बन गए? शब्द. ठीक है. मैंने जोड़ दिया मकर, तो क्या हम इसको शब्द कहेंगे? नहीं, क्योंकि ये एक सार्थक शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है. ये क्या है? निरर्थक. क्या है ये? निरर्थक. इजंट इट? क्या है ये? निरर्थक. तो जब ये निरर्थक है, ये सार्थक नहीं है, तो कहीं हमें सार्थक शब्द पढ़ने को मिला, कहीं निरर्थक पढ़ने को मिला. आज हम इन सब के बारे में ही डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, शब्द क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, शब्द क्या है? तो आप देखो, जब हमने दो वर्णों को, दो या दो से अधिक वर्णों को एक साथ जोड़ा और वो अपना कोई निश्चित अर्थ दे रहा है, वो अपना निश्चित अर्थ दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा. क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा. तो शब्द की डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है. ये डेफिनेशन कर सकते हैं हम. दो या दो से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है. दो या दो से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है. जिस तरह से आपने वर्णों के बारे में पढ़ा, वर्ण क्या होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें शब्दों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा. क्योंकि वर्णों को आपने पढ़ा था कि उनको स्वर और व्यंजन दो पार्ट्स में बांटा जाता है. इसी तरह से शब्दों के भी कुछ पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें, शब्द हमने देखा दो वर्ण का भी शब्द होता है. जैसे हम कहें कि एक सेकेंड, जैसे देखो, हम कहें दो वर्णों का भी शब्द होता है. कल, आज, ठीक है, नल, पल, चल, ठीक है. और हम कहें नाम, शाम, ये शब्द क्या हैं? दो वर्णों के मेल से बने शब्द. लेकिन मैं कह दूं यहाँ पर कमल, ठीक है, कमल, शारदा, सरिता, ये क्या हैं? तीन वर्णों वाले शब्द भी हैं. इसी तरह से यहाँ पर मैं कह दूं अजगर, क्या कहूँ? अजगर, दमकल, अदरक, ये चार वर्णों वाले शब्द भी हैं. इसका मतलब शब्द दो के भी हो सकते हैं, तीन के भी हो सकते हैं, चार के भी हो सकते हैं, पांच वर्णों के भी हो सकते हैं, छह के भी हो सकते हैं. तो इस तरह से ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है. ठीक है. अब हम बात करें शब्दों की कि इनके पार्ट्स कितने होते हैं, शब्दों को हम कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, कैसे कैसे उनको बांट सकते हैं. तो बेटा, शब्द जो होते हैं इनको चार आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, चार आधारों पर बांटा जा सकता है. जैसे देखो,
4 आधारों पर कैसे? ये मान लीजिए हम शब्द के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल, तो हमने शब्द के 4 आधार किए। हमने क्या किए? शब्द के 4 आधार किए। एक हो गए यहाँ पर मान लीजिए हम कहें अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। दूसरा हम कहें उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा हो जाए मान लीजिए संरचना, संरचना या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। और चौथा हो जाए यहाँ पर किसके बारे में? किसके? प्रयोग के आधार पर। किसी बच्चे ने तो जरूर बताया है, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर। अब आप देखो, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। शब्द को हम कितने आधारों पर बांट सकते हैं? 4 आधारों पर बांट सकते हैं। अर्थ के आधार पर नंबर 1 सार्थक शब्द और नंबर 2 निरर्थक शब्द। नंबर 1 सार्थक शब्द और नंबर 2 निरर्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। संरचना या बनावट के आधार पर आपसे पूछा जाए कि उनकी बनावट कैसे हुई है, तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो ये किसके आधार पर हो गए? संरचना या बनावट के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर 2 हो गए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी शब्द। क्लियर? तो क्या हो गया ये? अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, संरचना बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द और प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि शब्दों को कितने आधारों पर बांटा जा सकता है? 4 आधारों पर बांटा जा सकता है। अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, संरचना बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं। यहाँ तक का क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट हम बात करें सार्थक क्या होते हैं और निरर्थक क्या होते हैं। सार्थक क्या होते हैं और निरर्थक क्या होते हैं, तो हम इनको इरेज कर देते हैं, पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आप देखो बेटा सार्थक शब्द क्या होते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द क्या होते हैं? तो वे शब्द जैसे मान लो मैं यहाँ पर मैंने लिखा नल, मैंने लिखा कल, मैंने लिखा पिन, मैंने लिखा तीन। तो देखो ये शब्द क्या हैं? अपना अपना अर्थ देने वाले हैं। क्या है ये? अपना अपना अर्थ देने वाले हैं। आप मुझे ये बताओ, जब ये शब्द अपना अर्थ दे रहे हैं तो सार्थक का मतलब ही क्या होता है? सार्थक यानी स प्लस अर्थ। क्या है? स प्लस अर्थ। तो सार्थक का मतलब ही क्या होता है? अर्थ सहित। तो जिनका अर्थ होता है वही क्या होते हैं? सार्थक। तो इसकी डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वो क्या कहलाते हैं? वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब मैं कह दूं इसको लन, लक, नपी, नती। अब आप मुझे ये बता दो, क्या इन शब्दों का कोई अर्थ है? नहीं है ना, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। जब ये अर्थ रहित हैं, निर प्लस अर्थ, निर प्लस अर्थ, जब इनका कोई अर्थ ही नहीं है, जब इनका कोई अर्थ ही नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे? निरर्थक शब्द। तो हम ये कह सकते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो सार्थक और निरर्थक समझ में आया? ओके।
नेक्स्ट है तत्सम तद्भव शब्द। क्या है? तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। उनके बारे में देखें हम। इनके बारे में नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज और नंबर 4 विदेशी शब्द। नंबर 4 विदेशी शब्द। अब आप मुझे बताओ तत्सम तद्भव देशज विदेशी, इनके बारे में अगर आपसे कोई पूछे, मैं कहूँ आंसू, क्या कहा मैंने? मैंने कहा अश्रु। क्या कहा मैंने? अश्रु। मैंने कहा मयूर, ठीक है। मैंने कहा कदली, मैंने कहा उष्ट्र, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर हम कहें ग्रदब। अब आप मुझे बताओ, आपको ये शब्द जो हैं क्या ये इजीली समझ में आ रहे हैं? ये जो शब्द हैं क्या ये आपको इजीली समझ में आ रहे हैं? आपके पढ़े हुए हैं तो आप समझ जाओगे, अदरवाइज आपको थोड़े से टेढ़े लगेंगे, टफ लगेंगे। लेकिन अश्रु का अर्थ होता है आंसू, मयूर का अर्थ होता है मोर, कदली का अर्थ होता है केला, उष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट और गर्दभ का अर्थ होता है गधा। अब आप मुझे बताओ क्या ये शब्द आपको समझ आ रहे हैं अच्छे से? ये शब्द आपके अच्छे से समझ आ रहे हैं? ओके। जब ये शब्द आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गए और इनको समझने में आपको थोड़ी सी कठिनाई महसूस हुई, तो ये शब्द तो हो जाएंगे आपके तत्सम शब्द, क्योंकि ये थोड़े से कठिन है। आपने देखा होगा आप जब संस्कृत पढ़ोगे तब आप देखते हो कि संस्कृत में शब्द पढ़ने में आपको थोड़ी सी कठिनाई होती है, जबकि हिंदी के शब्द पढ़ने में कठिनाई आपको नहीं महसूस होती है। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से ऐसे के ऐसे जो के त्यों हिंदी में आ गए वो तत्सम, और जो शब्द कुछ थोड़े से परिवर्तित होकर के हिंदी में आए वो तद्भव कहलाए। अब ये संस्कृत शब्द हिंदी में आ गया, ये संस्कृत शब्द ये संस्कृत भाषा से हिंदी में आए तो ये तत्सम कहलाए, जबकि ये जो हैं ये तद्भव शब्द हैं जो थोड़ा सा परिवर्तित होकर के हिंदी में आए। तो इस तरह से आई थिंक तत्सम और तद्भव आपके समझ में आया होगा। तत्सम और तद्भव आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इससे आगे है हमारा देशज शब्द। क्या है? देशज शब्द, ठीक है। अब देशज, देशज क्या होता है? देश प्लस ज। क्या होता है? देश प्लस ज। देखो, देश प्लस ज, ज का मतलब ही होता है, इस ज का मतलब ही होता है उत्पन्न। देश यानी अपने क्षेत्र विशेष में, अपने क्षेत्र विशेष के आधार पर जो शब्द अपने आप बना लिए जाते हैं, अपने आप बना लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। अब जैसे देखो खाट, कहीं पर इसको खाट बोलते हैं, कहीं पर चारपाई बोलते हैं। मैं कहूँ, वैसे तो हिंदी में क्या होता है? उदर। उदर का मतलब क्या होता है? पेट। ये शब्द फिर किसका ले लिया? देशज। ये नहीं, ये वाला क्या है? ये देशज, ठीक है। इसी तरह से मान लो मैंने कहा झोला, जिसको तुम थैला कहते हो, वो क्या है? कहते हो उसको, आपने कहीं अपने आसपास सुना होगा, आप नहीं कहते होंगे तो झोला कह देते हैं ना। इसी तरह से हम कहते हैं जूता। क्या कहते हैं? जूता। लेकिन दूसरी जगह अगर जाएंगे तो वो क्या कह देते हैं उनको? बूट। क्या कह देते हैं इनको? बूट। इसी तरह से हम कहें जूती तो दूसरी जगह क्या कह देते हैं उनको? मोचड़ी। तो अब आप देखो ये शब्द क्या हैं? अपने अपने क्षेत्र के आधार पर अपने आप बना लिए गए, तो ये शब्द क्या कहलाए? देशज शब्द कहलाए, ठीक है। ये शब्द क्या कहलाए? देशज शब्द कहलाए। अब जब ये शब्द देशज हैं, यानी कि जो अपने क्षेत्र विशेष के आधार पर स्वतः बना लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इससे आगे कि विदेशी शब्द क्या होते हैं। क्या होते हैं? विदेशी शब्द क्या होते हैं? तो बेटा देखो, जैसे ये देश में उत्पन्न हुए थे,
वो कहाँ से आ जाएंगे? विदेशों से। वो कहाँ से आ जाएंगे? विदेशों से। अब जैसे देखो, विदेशों से चल करके नहीं आएंगे, विदेशी भाषाओं से आ जाते हैं। अब देखो, मान लो ये है, क्या है? डॉक्टर, ठीक है, ट्रेन, ठीक है, किताब, पुस्तक, बाल्टी, ये शब्द हैं। अब आप देखो, ये शब्द हैं। अब आप देखो, ये शब्द अंग्रेजी शब्द है। तो जब ये शब्द हमारी भाषा के नहीं हैं, ये दूसरी भाषाओं से आ गए, ये अरबी फारसी शब्द है, ये दूसरी भाषाओं से जब हमारे हिंदी में आ जाते हैं, तब क्या कहलाते हैं? विदेशी। देखो, विदेशी, उपसर्ग लगा हुआ है देश, और ई इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। उपसर्ग है और प्रत्यय है। अब आप देखो, जहाँ पर वी उपसर्ग है, देसी, ई भी उपसर्ग है, और देश प्लस ई, तो देश यानी कोई दूसरे देश से। दूसरे देश का मतलब दूसरे देश की भाषा से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में आ गए, वो क्या कहलाए? विदेशी शब्द कहलाए। ठीक है, जैसे विदेशी शब्दों में ये शब्द आ गए, और बहुत सारे होते हैं, आल्पिन होता है, अलमीरा होता है, तो ये क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब बात करें हम इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। आप ये मत समझना कि मैम आप बहुत स्पीडली पढ़ा रहे हो। बेटा, इट्स अ रिवीजन क्लास, ये आपकी रिवीजन क्लास है, इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं इसका, इसलिए आपको लग रहा होगा, लेकिन रिवीजन में इसको ऐसे पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है। अब देखो, अगला इसका क्या आ जाएगा? अगला आ जाएगा इसका बनावट के आधार पर या संरचना के आधार पर। बनावट या संरचना के आधार पर। अब आप देखो कि बनावट या संरचना के आधार पर जब हम इनको देखेंगे, तो बनावट क्या होती है कि मतलब वो शब्द कैसे बना, तो उसके आधार पर ये होते हैं तीन भेद: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्या होते हैं इसके? तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जब ये तीन भेद होते हैं इसके, तो देखो, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ का मतलब होता है अपने अर्थ में प्रचलित हो जाना, ठीक है, कि जो प्राचीन समय से ही अपने निश्चित अर्थ में प्रचलित है, वो ही क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। जैसे घर, हाथ, पैर, ठीक है, पशु, ठीक है, गाय, भैंस। अब कोई भी ये शब्द, अब इनमें अगर हम इनके टुकड़े करना चाहें, भै और रै, हा और थ, पै और रै, पै और सु। अब आप मुझे बता दो, क्या इनका कोई आपस में अर्थ निकलता है? नहीं ना। लेकिन जैसे ही मैं इसको घर बोलूँगी, तो सबके मस्तिष्क में एक बिंब बन रहा है कि मैम किसके बारे में बातें कर रही हैं? घर के बारे में बात कर, बनता है ना। तो यही क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द, कि जो अपने प्राचीन काल से ही अपने एक अर्थ के लिए प्रचलित हो गए, जिनके टुकड़े करें तो कोई अर्थ नहीं होगा, वो क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? देखो, यौगिक, योग प्लस इक, एक विशेष प्रत्यय होता है। योग का मतलब ही क्या होता है? जोड़, यानी दो शब्दों के जोड़ से बनेंगे। यौगिक शब्द ही दो से बन रहा है, तो दो शब्दों के जोड़ से बनेंगे, और एक निश्चित अर्थ, दोनों शब्दों का एक अर्थ निकलेगा, ठीक है, दोनों शब्दों का अर्थ निकलेगा, तो वो क्या कहलाएंगे? वो यौगिक शब्द कहलाएंगे। अब आप मुझे बताओ कि जब ये दो शब्द हैं, जोड़ मतलब दो शब्दों के मेल से बनता है। देखो, यहाँ लिखती हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा। जैसे देखो, पाठ प्लस शाला, पाठ प्लस शाला। अब आप देखो, पाठ शाला, इसी तरह से माखन चोर, इसको भी एक साथ करो, अभी तोड़ के फिर अलग बताऊं। माखन चोर, जेब कतरा, ठीक है, रसोई घर,
अब आप देखो यहाँ पर पाठशाला यानी कि पाठ और शाला, पाठ के लिए शाला यानी घर, पाठ के लिए घर, तो वो क्या हो गए, दो शब्द हैं, शाला यानी घर और पाठ यानी पढ़ना, दो शब्द हैं, अपना निश्चित अर्थ दे रहे हैं। पढ़ने के लिए जहाँ जाते हैं वही क्या कहलाती है, पाठशाला। माखन चोर, तो माखन क्या होता है, जो हमारा वो होता है ना मक्खन, वो, और चोर कौन होता है, चोर दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, अपना निश्चित अर्थ दे रहा है, इसका अर्थ भी वही होता है, मक्खन को चुराने वाला। फिर जेब कतरा, जेब जो हमारी पॉकेट होती है वो जेब, और कतरा यानी काटने वाला, तो जेब को काटने वाला, दोनों का अर्थ है और अपना निश्चित अर्थ दे रहा है। तो ये शब्द तो हो जाएंगे यौगिक शब्द, लेकिन इसी तरह से कुछ शब्द होते हैं जैसे दशानन, लंबोदर, दशानन लंबोदर, कुछ शब्द होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। 10 आनन, क्या कह रहा है, 10 प्लस आनन। आप मुझे ये बताओ कि जब ये 10 आनन यानी कि हमें क्या बता रहा है, 10 आनन, आनन का मतलब होता है मुख या चेहरा, आनन का मतलब क्या होता है, मुख या चेहरा। तो आप मुझे ये बताओ कि जब 10 आनन बता रहा है हमें कि 10 ये काउंटिंग है और मुख यानी चेहरा, तो आपके माइंड में रावण का चित्र नहीं उभर कर आ रहा कि 10 मुख तो किसके हैं, रावण के, तो इसने अपना 10 काउंटिंग भी छोड़ दिया, आनन यानी मुख भी छोड़ दिया, क्या अर्थ बताया, रावण। लंबोदर यानी लंबा प्लस उदर, ठीक है, लंबा का मतलब लंबा होता है और उदर का मतलब पेट होता है। अब आप बताओ लंबा पेट किसका है, गणेश जी का है, तो इसने लंबे और उदर के अर्थ को तो छोड़ दिया, यहाँ पर क्या बताया इसने, गणेश। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ तो वो शब्द वही अर्थ दे रहे हैं, जेब को काटने वाला, मक्खन को चुराने वाला, पाठशाला यानी पढ़ने के लिए जाते, लेकिन यहाँ पर वो अपना कोई अन्य अर्थ दे रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, योगरूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है बेटा, और एक आता है इसमें विकारी और अविकारी शब्द, क्या आता है, विकारी और अविकारी शब्द। अब ये विकारी और अविकारी क्या होता है, तो विकारी शब्द वो होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये शब्द तो होते हैं विकारी शब्द। और इधर हम कहें क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सारे अविकारी शब्द। तो विकारी में तो ये आ जाएंगे और अविकारी में ये आ जाएंगे। इनको अलग से हमें यहाँ पर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका अलग से हमारे पास टॉपिक है और उन्हें हमें एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, इन्हें हमें अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। तो ये शब्द और ये टॉपिक और ये टॉपिक, ये सभी आपके उसमें हैं, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, ये विकारी तो वो होते हैं जिन पर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव पड़ता है और इनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक में इनको, ठीक है। ये था शब्दों के बारे में। एक छोटी सी बात इसमें और बच जाती है वाक्य की, क्या बच जाती है, वाक्य की। वाक्य क्या होता है, तो देखो बेटा, वाक्य जो है वो क्या होता है, वाक्य क्या होता है, तो आपने देखा होगा वाक्य जो है वो क्या होता होगा, आपने पढ़ा होगा, जिस तरह से वर्णों का मेल, जिस तरह से वर्णों का मेल शब्द कहलाता है, उसी प्रकार से शब्दों का मेल क्या कहलाएगा, वाक्य। जिस प्रकार से वर्णों का मेल शब्द कहलाता है, उसी प्रकार से शब्दों का मेल क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है, इज़न्ट इट। अब देखो वाक्य में हम बात करें तो इसमें क्या होता है, वाक्य में मुख्य रूप से दो इसके वो होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य और विधेय, मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं इसके, पार्ट क्या, अंग होते हैं, ठीक है। उद्देश्य तो वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है। विधेय वो होता है
जो उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है, वो क्या होता है? विधेय। सिंपल सी बात है कि उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाती है और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है। जैसे रीना हंस रही है, रीना हंस रही है। अब रीना हंस रही है, बात किसकी कर रहे हैं हम? रीना की। क्या कह रहे हैं उसको? हंस रही है। तो रीना यहाँ पर क्या है? उद्देश्य। और हंस रही यहाँ पर क्या है? विधेय। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक बेटा। इसको और ज़्यादा हम अपनी लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। हमारी जो लाइव क्लास आएगी उसमें और डिस्कस करेंगे इसको। तब तक के हम लाइव क्लास का टाइम होता है, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं अपनी लाइव क्लास में, ओके, और इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। थैंक यू बेटा।